अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। फटाफट शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल, भारत में फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन है? इसका सीधा जवाब है लालजी सिंह। कमाल है, आधुनिक विज्ञान की नींव इन्हीं लोगों ने रखी थी। अब अगला सवाल इतिहास से, मध्यकालीन भारत में सरदेशमुखी कर किसने लगाया था? देखिए, ये कर मराठों ने लगाया था, खास तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा। ये उनका एक तरीका था प्रभुत्व दिखाने का। अच्छा, एक और एमसीक्यू यहाँ, भूगोल से, तिलैया विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये परियोजना बाराकार नदी पर है, जो कि झारखंड में पड़ती है। सही जवाब। चलिए अब स्लाइड 3 पर संवैधानिक संस्थाओं की तरफ बढ़ते हैं। भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जो द्विसदनीय हैं, यानी वहां बाइकैमरल सिस्टम है। हाँ, जहाँ विधानसभा के साथ विधान परिषद भी होती है। इसे याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है, इनके जोड़े बनाना। जोड़े? जैसे यूपी और बिहार का एक जोड़ा हो गया। बिल्कुल। फिर दूसरा जोड़ा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। और तीसरा जोड़ा जरूर कर्नाटक और महाराष्ट्र का होगा, क्योंकि वो पड़ोसी हैं। सही पकड़े। अब इससे जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद भी देख लेते हैं, जैसे अनुच्छेद 160, जिसके तहत राज्यपाल की शपथ आती है। अच्छा, और वो जो एनडीसी है, राष्ट्रीय विकास परिषद, हाँ, वो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देती थी ना? हाँ। और कानून बनाने में अनुच्छेद 168 बड़ा जरूरी है। ये विधानमंडल के गठन की बात करता है। तो फिर विधान परिषद बनाना या हटाना किस अनुच्छेद में आता है? वो अनुच्छेद 169 में आता है, और ये ताकत संसद के पास होती है, राज्यों के पास नहीं। ये एक अच्छा चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। वैसे इस स्लाइड में विधानसभा यानी निचले सदन की डिटेल भी है। हाँ, सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पर इसे समय से पहले भंग भी किया जा सकता है। हाँ, नियम तो कहता है कि अधिकतम सदस्य 500 और न्यूनतम 60 होने चाहिए। पर न्यूनतम 7 वाले नियम में कई अपवाद हैं, है ना? जैसे पीडीएफ के मुताबिक सिक्किम में सिर्फ 32 सदस्य हैं। सही कहा। और गोवा और मिजोरम दोनों में 40-40 हैं। और पुडुचेरी में 30 हैं, जबकि दिल्ली में 70। ये अपवाद वहां की छोटी जनसंख्या के हिसाब से बनाए गए हैं। बिल्कुल। अब न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट्स पर आते हैं, स्लाइड 4 पर। इसकी टाइमलाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1861 में अधिनियम पारित हुआ था, और उसके ठीक 1 साल बाद 1862 में 3 हाई कोर्ट एक साथ बने, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। हाँ, और चौथा हाई कोर्ट 1866 में इलाहाबाद में बना। ये पूरा दशक कानूनी इतिहास में क्रांतिकारी था। वाकई। एक और डेटा पॉइंट है यहाँ कि न्यायाधीशों की रिटायरमेंट आयु अब 62 वर्ष है, जो कि पहले 60 वर्ष थी। इसे 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा बढ़ाया गया था। ये सब भाग 6 के अंतर्गत आता है। पर मतलब विधानमंडल जो नियम बहाता है, हाई कोर्ट्स उनकी रक्षा करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताइए। देखिए, अनुच्छेद 214 कहता है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 216 उसका गठन करता है। और अनुच्छेद 221 में उनके वेतन और पेंशन की बात है, ताकि वो बिना दबाव के काम करें। एकदम सही। और सबसे ताकतवर है अनुच्छेद 226, जो रिट जारी करने की शक्ति देता है। चलिए अब कानूनी किताबों से निकलकर आगे बढ़ते हैं स्लाइड 5 पर, जहां 2026-27 की नई जनगणना का जिक्र है। ये आज़ादी के बाद की 8वीं और देश की 16वीं जनगणना होगी। और इसमें सबसे बड़ी क्रांति ये है कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली ये जनगणना पहली बार डिजिटल मोबाइल ऐप से होगी। अरे वाह! और इसके लिए जो शुभंकर यानी मैस्कॉट बनाए गए हैं, उनके नाम है प्रगति, जो एक लड़की है, और विकास, जो एक लड़का है। हाँ, और मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मृत्युंजय कुमार नारायण इसके महारजिस्ट्रार हैं। ये प्रोसेस 2 चरणों में होगा, हाउस लिस्टिंग और काउंटिंग, और कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। पर यह डिजिटल पुश अचानक नहीं आया है, इसकी पूरी टाइमलाइन है। सही बात है। 2014 में मेक इन इंडिया आया, उसके बाद 2015 में डिजिटल इंडिया शुरू हुआ। फिर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया लाया गया। और उसी साल 2016 में स्टैंड अप इंडिया भी आया। ये एक सीक्वेंस रहा है विकास का। वैसे एक टेक ट्रिविया भी है। पीडीएफ में जो जिफ हम रोज भेजते हैं, उसका फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है, जो 1987 में बना था। ओह, ये तो सच में बहुत पुराना है। चलिए आप स्लाइड 6 पर विश्व भूगोल और राजधानियों को शब्द ब शब्द देखते हैं। हाँ,
तेजी से पढ़ते हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, अज़रबैजान की बाकू और यमन की सना। आइसलैंड की रेक्यविक, ताजिकिस्तान की दुशनबे और यूक्रेन की कीव। नाइजीरिया की आबूजा, कोलंबिया की बोगोटा, पोलैंड की वॉर्सो और हंगरी की बुडापेस्ट। ये नाम खबरों में सुनने को मिलते ही रहते हैं। बिल्कुल। अब एक और एमसीक्यू लेते हैं। सारस क्रेन, जो यूपी का राज्य पक्षी है, उसकी रामसार साइट कहाँ स्थित है? इसका जवाब है सरसाई नवार। और कमाल की बात यह है कि यह सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है और IUCN रेड लिस्ट में शामिल है। अच्छा, थोड़ा इतिहास और जमीन के नीचे चलें तो जीवाश्म यानी फॉसिल पार्क्स का जिक्र भी है। यूपी के सोनभद्र में सलखन फॉसिल पार्क है, जो भारत का पहला फॉसिल पार्क है ना, और 2025 में इसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में भी रखा गया है। हाँ, इसके अलावा MP में भगुआ और राजस्थान में अकालवुड फॉसिल पार्क भी हैं। और घास के मैदानों का डेटा देखें तो बेंगलोर में हिसरागट्टा, गुजरात में बन्नी और हिमालय में बुग्याल पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में शोला घास मिलती है और यूपी बिहार में तराई के मैदान है। हर एक की अपनी अलग इकोसिस्टम है। सही कहा। अब स्लाइड 7 पर आते हैं, जहां ब्रिक्स का MCQ है। किस ब्रिक्स देश की तटरेखा यानी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है? जवाब बहुत आसान है, रूस। ये क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी राजधानी मॉस्को है। यहाँ सबसे लंबी नदी वोल्गा है और सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बाइकाल भी यहीं है। अब दूसरा MCQ, जानवरों पर कौन सी बिग कैट प्रजाति दहाड़ नहीं सकती? चीता। ये बाघ या शेर की तरह दहाड़ता नहीं, बल्कि मिमियाता है, यानी पुर करता है। ओह, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की स्थापना अप्रैल 2023 में हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर। हाँ, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में बनाया गया है। वैसे देखिए, जैसे चीता दहाड़ता नहीं पर सबसे तेज दौड़ता है ना, ठीक उसी तरह भारत का डिजिटल इंडिया शोर मचाए बिना प्रगति और विकास के जरिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। अरे वाह, क्या सटीक तुलना की है। शांति से अपना काम करना ही असल ताकत है। चलिए अब स्लाइड 8 पर चलते हैं। आधुनिक इतिहास, जहां तलवारें चली थीं, कर्नाटक युद्ध। इसमें टक्कर अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच थी। हाँ, अंग्रेजों का मुख्यालय मद्रास में था और फ्रेंच का पौंडीचेरी में, जबकि दोनों की राजधानी आरकॉट थी। युद्ध की टाइमलाइन ये है, पहला 1746 से 48 तक, दूसरा 1749 से 54 तक, और तीसरा युद्ध 1758 से 63 तक चला था। इस पर एक सीधा MCQ है कि टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारे गए थे? जवाब है श्रीरंगापटना का युद्ध। ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था जो 1799 में लड़ा गया था। टीपू सुल्तान एक कमाल के शख्स थे। उन्हें शेरे मैसूर कहा जाता था। वो आधुनिक नेवी के जनक थे और डॉक्टर कलाम के अनुसार विश्व के पहले मिसाइल मैन भी थे। उन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष यानी ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगवाया था और करंट अफेयर्स में भी उनका जिक्र है, क्योंकि 2023 में विजय माल्या ने इनकी तलवार खरीदी थी। अच्छा, अब स्लाइड 9 पर उन दो युद्धों की बात करते हैं जिन्होंने भारत की दिशा बदली, प्लासी और बक्सर। प्लासी 23 जून 1757 को हुआ था। ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच था, पर इसका तात्कालिक कारण था ब्लैक होल की घटना। हाँ, जो 20 जून 1756 को कोलकाता में हुई थी। सिर्फ 18 बाई 14 फीट के कमरे में 146 अंग्रेज बंद कर दिए गए थे, जिसमें से अगली सुबह सिर्फ 23 जिंदा बचे थे। और इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि सेनापति मीर जाफर के धोखे से नवाब की हार हुई। पर दूसरी तरफ बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, वो अलग था। हेक्टर मुनरो के खिलाफ एक पूरी त्रिगुट सेना थी। बिल्कुल, उसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय शामिल थे, और इसका नतीजा बड़ा भारी था। तीनों भारतीय शक्तियां हार गईं। और इसके ठीक बाद इलाहाबाद की संधि हुई, जिससे भारत में अंग्रेजी शासन की पक्की स्थापना हो गई। पूरा आर्थिक शोषण शुरू हो गया। सही बात है। अब थोड़ा वापस आधुनिक भारत में आते हैं। स्लाइड 10 पर एक MCQ है, बॉम्बे परमाणु ऊर्जा केंद्र का नया नाम क्या है? ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क है, जो ट्रॉम्बे में है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा थे। हालांकि परमाणु ऊर्जा आयोग आजादी के बाद 1948 में ही बन गया था। अच्छा, एक खेल का सवाल है MCQ फॉर्मेट में। किस खेल में गेंद शामिल नहीं होती? जवाब है बैडमिंटन। ये इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। और हमारे देश के प्रमुख खिलाड़ियों में साइना नेहवाल, ज्वाला गुप्ता, चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन, PV सिंधु और P गोपीचंद का नाम आता है।
बिल्कुल। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और उनके जारीकर्ता को लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट लाता है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP लाता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF जारी करता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस लाता है, जबकि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF निकालता है। अब स्लाइड 11 पर आर्थिक मैदान पर आते हैं। NNP की गणना का फॉर्मूला बहुत बेसिक है। NNP बराबर होता है GNP माइनस मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन। और पंचवर्षीय योजनाओं में भी दो बड़े टर्निंग पॉइंट हैं। पांचवी योजना जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, और 8वीं योजना जहां LPG नीतियां यानी उदारीकरण लाया गया। वैसे भारत में उद्योगों की शुरुआत की टाइमलाइन भी PDF में है। हाँ, 1832 में कागज उद्योग शुरू हुआ, फिर 1854 में सूती वस्त्र उद्योग बॉम्बे में लगा, जो सबसे पुराना और व्यापक है। उसके बाद 1855 में जूते उद्योग रिश्रा बंगाल में आया और 1876 में ऊनी वस्त्र यानी वुलन कपड़ों का उद्योग कानपुर में। एक कनेक्शन देखिए, बक्सर के बाद जो अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण किया था ना, उसकी भरपाई आज़ादी के बाद भारत ने इन्हीं 5वीं और 8वीं योजनाओं और इन उद्योगों से की। सही कहा। अब स्लाइड 12 पर सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को। इसका फॉर्मूला है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और इसका SI मात्रक जूल है, जो एक अदिश राशि है। एक केमिस्ट्री का सवाल भी है, जिप्सम क्या है? जवाब है जोनासेब फुल्फेट डाइहाइड्रेट। और फैक्ट ये है कि जिप्सम को गर्म करने पर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP बन जाता है। कमाल है। अब शुगर यानी शर्करा के प्रकार समझते हैं। जो दूध और दही में होती है वो लैक्टोज है। गन्ने, चुकंदर और चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। अंकुरित अनाज में माल्टोज होता है और फल या शहद में ग्लूकोज। अब स्लाइड 13 पर विविध टॉपिक्स है। विजय दिवस जो 16 दिसंबर को होता है। ये 1971 युद्ध की याद में है, जो 13 दिन चला था, जिसमें 93,000 पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। उस वक्त सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ थे, जो पहले फील्ड मार्शल बने, और PM इंदिरा गांधी थीं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की विजेता बनू मुस्ताक हैं। उनकी कन्नड़ा पुस्तक एडिया हनाते के लिए। इसका अंग्रेजी अनुवाद हार्ट लैम्प है। वैसे प्रथम भारतीय विजेता 2022 में गीतांजलि श्री थीं, उनकी किताब टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। साहित्य से कला की ओर आएं तो लोक नृत्य मिलते हैं। पंजाब में भंगड़ा, असम में बिहू जिसे बागुरुम्बा भी कहते हैं, उड़ीसा में दलखाए और गुजरात में गरबा। अब स्लाइड 14 कानून पर आते हैं। DTA का फुल फॉर्म है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये आयकर अधिनियम 1961 के तहत अप्रैल 1962 में लागू हुआ था। इसमें कुल 23 अध्याय और 298 धाराएं हैं। और एक पुराना नियम है संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन, जो 1803 में आया था राजस्व प्रशासनिक सुधार के लिए। मानवाधिकार दिवस जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 2025 में इसकी थीम है आवर डेली इसेंशियल्स। रक्षा सेनाओं की बात करें तो नेवी की पश्चिमी कमांड मुंबई में है, पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम में और दक्षिणी कमांड कोची में। अब हम स्लाइड 15 पर है, यानी रैपिड फायर करंट अफेयर्स। इसे तेजी से कवर करते हैं। चलिए। इंपीरियल ईगल मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में देखा गया। बेंगलुरु को 2025 की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है। पहली चीता सफारी कुनो नेशनल पार्क में शुरू हुई है। कारगिल जांच समिति जो 1999 में बनी थी, वो के सुब्रमण्यम समिति थी, जिन्होंने CDS का पद बनाया। UNCTAD जो 1964 में जिनीवा में बना, वो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकालता है। संस्थानों की बात करें तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में है और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में। और आखिरी करंट अफेयर, खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण घोगला बीच, दमन और दीव में होगा, जिसका शुभंकर पर्ल डॉल्फिन है, जबकि इसका प्रथम संस्करण कर्नाटक में हुआ था। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट का विस्तार वाकई कमाल का है। कहाँ हम POP की केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और कहाँ मुदुमलाई के इंपीरियल ईगल की। यही असल परीक्षा की तैयारी का मजा है। सही बात है। हमने इस लंबे सफर में इतिहास की तलवारों से लेकर डिजिटल जनगणना और शुगर की केमिस्ट्री तक सब कुछ एकदम स्ट्रिक्टली सीक्वेंस में कवर कर लिया है। वो एक सोचने वाली बात है, जो डेटा कल तक अंग्रेजों के जमाने में राजस्व वसूलने के लिए जमा किया जाता था, जिसका जिक्र 1803 के रेगुलेशन में था। हाँ, वही डेटा आज 2026 की डिजिटल जनगणना के जरिए
देश को प्रगति और विकास की ओर ले जाने के लिए प्रयोग हो रहा है। वाकई चीजें कितनी बदल गई हैं। साथ ही सभी के लिए आज का एक होमवर्क है, कमेंट करके बताएं, भारत में पहली जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? जय हिंद, जय भारत।